ओके, सो जो पहला क्वेश्चन लिया है मैंने आपके सामने वो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। आपको पता है कि गेट का जो क्वेश्चन होता है वो सीएसआर नेट के क्वेश्चन से बहुत ज्यादा मतलब डिफर करता है। सो मेक श्योर, एक और चीज मैं यहाँ बता देना चाहती हूँ कि आपका जो पेपर था उसके अकॉर्डिंग आपके ऑप्शन वैरी होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है वो भी बताऊंगी, और मेरे मतलब कि जो पेपर मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि जो आंसर है वो मुझे इस पेपर में ए दिखे, हो सकता है वो आपके पेपर में वही वही आंसर जो है वो बी हो। तो मेक श्योर आपको सिर्फ आंसर पे ध्यान नहीं देना, ये भी ध्यान देना है कि मैं कौन सा वर्ड कह रही हूँ, कौन सा वर्ड जो है वो आपका आंसर होगा। सपोज आई थिंक आपको अभी इस क्वेश्चन के बाद ही समझ में आ जाएगा। सो पहला क्वेश्चन था, इनडेफिनिट स्टेम इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट। जो इनडेफिनिट स्टेम होते हैं वो किसके फीचर होते हैं, ठीक है। स्टेमन जो होते हैं वो किसके फीचर होते हैं इन केस ऑफ अ प्लांट। तो यहाँ पे कुछ प्लांट की आपको फैमिली दे के रखी है, ओके। जैसे कि हो गया मालवेशी, उसके बाद हो गया एपोकाइनेसी काइनेसी, उसके बाद है क्या, दैट इज दी पोआकिया, उसके बाद है ब्रासिकेसी। तो ये सारी के सारी चार फैमिली दे के रखे थे। आपसे पूछा है कि इनडिफाइनेट स्टेमन किस में पाया जाता है। तो स्टेमन की अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ स्टेमन के बेसिस पे, ओके, नंबर अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहूँ नंबर ऑफ स्टेमन के बेसिस पे, जो प्लांट्स हैं उनको किस किस बेसिस पे डिवाइड कर दिया जा सकता है, दैट इज डेफिनेट। यानी एक डेफिनेट अमाउंट में या डेफिनेट नंबर में स्टेमन पाए जाएंगे, या तो इनडेफिनेट नंबर में, मतलब कि बहुत सारे पाए जाएंगे, आप उन्हें काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। इनडिफाइनेट फॉर्म में पाए जाएंगे। तो डिफाइनेट फॉर्म में अगर मतलब कि अगर हम बात करें तो ये मोनो हो सकता है, राइट, एक हो सकता है, मोनो हो सकता है, डाई हो सकता है, उसके बाद ट्राई हो सकता है, ओके। यानी मोनो यानी एक स्टेमन हो सकता है, डाई यानी दो स्टेमन हो सकता है, ट्राई यानी तीन स्टेमन हो सकता है। लेकिन जहां हम इनडेफाइनेट की बात करते हैं वहां पे हम पॉली वर्ड यूज करते हैं। पॉली इज समथिंग जो कि मतलब काउंट करने के बियॉन्ड हो चुका है। तो वही पूछा है कि यहाँ पे कौन सी ऐसी फैमिली है जिसमें इनडिफाइनेट स्टेमन पाए जाते हैं, मतलब बहुत सारे स्टेमन पाए जाते हैं। सो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्या, दैट इज दी मालवेसी। दिस इज अ करेक्ट आंसर, दैट इज दी फर्स्ट वन। जो पेपर मैंने यहाँ पे लिया है उस पेपर में जो आंसर होगा वो होगा ए। लेकिन हो सकता है मालवेशी जो है आपके पेपर में, आपने जो पेपर दिया है उसमें मालवेशी का जो ऑप्शन है वो आपको फोर्थ ऑप्शन में दिखे। तो मैं वही समझा रही थी कि प्लीज आप वर्ड पे भी ध्यान दीजिएगा। मैच द फॉलोइंग में भी ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा, आप करेक्ट वर्ड पे ध्यान दीजिएगा कि किसको किसके साथ मैच किया जा रहा है। सो फॉर मी इस पेपर में जो मालवेसी का ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, दैट इज वाई मैंने यहाँ पे लिखा है ए ऑप्शन शुड बी correct. So the Malvaceae family show indefinite stamen with united filament in a tube. This condition called as a that is the monadelphous. Okay, monadelphous जो होता है ये, इस कंडीशन को हम monadelphous कहते हैं। इनफैक्ट जो मालवेसी फैमिली है इसमें लगभग 244 जेनेरा जो है पाए जाते हैं, जिसमें से दैट इज 4225 अभी तक नोन स्पीसीज हो चुके हैं। और अगर हम इस फैमिली की बात करें तो इस फैमिली में से जो बहुत ही फेमस प्लांट हमें देखने को मिलता है वो होता है ओकरा, कॉटन, कोकोआ एंड दी ड्यूरियन। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए किसके, दैट इज दी मालवेसी फैमिली के। सो इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर होगा वो होगा आंसर ए। Okay, now the next question is, in a natural condition, which of the following plant does not exhibit anomalous secondary growth? नेचुरल कंडीशन में जो आपको प्लांट की लिस्ट दिए गए हैं उन प्लांट में से कौन सा प्लांट ऐसा है जो कि एनॉमलस सेकेंडरी ग्रोथ शो नहीं करता। एनॉलमस सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ। एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है कि जो कैम्बियम होता है, जो कैम्बियम लाइक कैम्बियम, जाइलम, फिलोएम, इनका जिस बेसिस पे रिलेशन होता है नॉर्मल प्लांट में, वो रिलेशन एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे मतलब प्रॉपर वे में नहीं देखा जाता। उस वक्त पे जो कैम्बियम होता है वो अपना प्रॉपर जो उसका एक लोकेशन होता है वहां पे अपना प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाता है एज कंपेयर टू द नॉर्मल कंडीशन। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं एनॉमलस सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये जो सेकेंडरी ग्रोथ है जिसे हम बोल रहे हैं एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ, वो लगभग यहाँ पे जो लिस्ट आउट किए गए प्लांट्स हैं उनमें से सारे प्लांट्स में देखने को मिलेगा एक्सेप्ट वन। तो यहाँ पे मैंने आपको एक नोट डाल के रखा है जिसमें कि मेंशन है कि ये जो थिकनिंग होती है या फिर ये जो एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ होता है वो कौन कौन से प्लांट्स में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे मैंने एक प्लांट को लिस्ट किया है, यहाँ पे उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एलो वर्ड है। तो एलो में जो होता है
येलो प्लांट में आपको एनॉमलस सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगा, यूका में भी देखने को मिलेगा, यूका भी यहाँ मेंशन है। उसके बाद है क्या, दैट इज दी ड्रासिना भी मेंशन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रासिना भी मेंशन है, ठीक है। तो एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ जो है आपको येलो में भी देखने को मिलेगा, यूका में भी देखने को मिलेगा, ड्रासिना में भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी मैंने बहुत से प्लांट यहाँ मेंशन किए हैं, उन सब में देखने को मिलेगा एक्सेप्ट whom, एक्सेप्ट वीट, राइस एंड जिंजर। इन तीनों प्लांट में एनॉमलस सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है। और अगर आप इन तीनों प्लांट्स को देखते हैं तो इन तीनों प्लांट्स को अगर आप टैली करेंगे ऑप्शन से, तो ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ आपको राइस दे के रखा है, और यहाँ पे मेंशन है दैट इज एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ इज ऑब्जर्व इन ड्राइसिना एंड नॉट इन व्हीट, राइस एंड जिंजर। ये तीन प्लांट में देखने को नहीं मिलता है, और इन तीनों प्लांट में से एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आंसर शुड बी ए। जो ऑप्शन यहाँ दिया है उसके अकॉर्डिंग आंसर शुड बी ए, दैट इज राइस जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बहुत ज्यादा डायरेक्ट है, बट वही है, अगर आपने बॉटनी पढ़ी थी तो आप इजीली जो है इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते। क्वेश्चन है, इन अ टिपिकल एंजियोस्पर्म अंडर अ नेचुरल कंडीशन प्राइमरी मेरिस्टेम आर यूजुअली एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग। तो नॉर्मल अगर हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात करें नेचुरल कंडीशन में, तो पूछा ये गया है कि जो प्राइमरी मेरिस्टम है वो कौन से स्टेज में स्टेब्लिश हो जाता है, यानी उसका बनना जो है वो हमें दिखने लगता है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वो अपना एग्जिस्टेंस शो करने लगता है। सो ऑब्वियसली गैमेटोजेनेसिस में नहीं करने वाला है, इट शुड बी इन द एम्ब्रियोजेनेसिस फेज। ओके, जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है उसी वक्त पे प्राइमरी मेरिस्टेम का फॉर्मेशन जो होता है वो देखने को मिलने लगता है, एग्जिस्टेंस उसकी आने लगती है। वेजिटेटिव फेज ऑफ डेवलपमेंट में देखने को नहीं मिलता। सेकेंडरी ग्रोथ तो बहुत आगे की बात हो गई है, हम तो प्राइमरी मेरिस्टेम की ही बात कर रहे थे। सो फॉर दिस क्वेश्चन आंसर शुड बी दैट इज द एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम पे क्या होता है, प्राइमरी मेरिस्टेम जो होता है वो यूजुअली स्टेब्लिश हो जाता है, अपना एग्जिस्टेंस वहां पे शो करने लगता है। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो गया, दैट इज बी, दैट इज द एम्ब्रियोजेनेसिस। ओके, now the next question, that is the fourth question, is 2-methoxy-3,6-dichlorobenzoic acid belongs to which class of plant growth regulator, यानी कौन से फाइटो हार्मोन से बिलोंग करता है ये। ओके, किसी एक फाइटो हार्मोन का जो नाम है यहाँ पे दिया हुआ है, बट द फैक्ट इज लाइक इसको देख के ही मालूम पड़ रहा है कि हाँ यहाँ पे सिंथेटिक फाइटो हार्मोन की बात हो रही है, बट वी डोंट नो कि ये कौन सा दिया हुआ है, राइट। सो ऑप्शन में बोला है आपसे दैट इज द सिंथेटिक ऑक्सिन, सिंथेटिक साइटोकाइनिन, स्ट्रिगोलेक्टोन एंड ब्रासिनोस्टेरॉइड। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ लिस्ट रखे हैं जो कि किसके हैं, जो कि हैं सिंथेटिक ऑक्सिन के। ओके, सिंथेटिक ऑक्सिन के। इनफैक्ट टीचिंग पाठशाला पे जो वीडियो अवेलेबल है उसमें भी आप देख सकते हैं कि सिंथेटिक ऑक्सिन का जब मैंने एग्जांपल दिया था तो ये लिस्ट मैंने वहां पे पुट ऑन की है। इस लिस्ट में से ही आप देख सकते हैं ये जो नाम है 2-methoxy-3,6-डाइक्लोरोबेंजोइक एसिड, ये मैच हो रहा है थर्ड ऑप्शन के साथ, दैट इज 2-methoxy-3,6-डाइक्लोरोबेंजोइक एसिड, जिसे हम डाइकैम्बा भी कहते हैं, और ये एक एक्टिव हर्बिसाइड्स होता है जिसे हम यूज करते हैं। और ये क्या है, ये एक सिंथेटिक ऑक्सिन है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो गया, आंसर शुड बी ए। तो क्वेश्चन जो है बहुत बहुत ज्यादा डायरेक्ट देकर रखा था, ऑब्वियसली बॉटनी का सेक्शन जो है काफी ज्यादा इजी आया था। इनफैक्ट आप लोग को पता होगा कि हम जो है एक छोटा सा क्रैश कोर्स चला रहे थे SLA पे, दैट इज स्मार्ट लर्निंग एकेडमी पे। वहां पे जितना भी पोर्शन बॉटनी सेक्शन से पढ़ाया गया था, लगभग सारा का सारा पोर्शन जो है 90% पोर्शन एज इट इज जो है चला आया था। ओके, सो समहाउ दैट कोर्स वाज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। फाइन, सो इस क्वेश्चन का जैसे मैंने कहा आंसर शुड बी दैट इज द ए, दैट इज सिंथेटिक ऑक्सिन। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज, फिफ्थ क्वेश्चन अगेन बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन था, दैट इज इन अ टिपिकल ग्रीन प्लांट द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ कैल्विन साइकिल इज। कैल्विन साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा होता है। कैल्विन साइकिल को हम C3 साइकिल भी कहते हैं। अब C3 कहते हैं मतलब ऑब्वियसली 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो होगा वो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, और आपसे वही पूछा है कि कौन सा यहाँ पे स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। पहला बोला है ऑक्जेलो एसीटेट, नॉट एट ऑल, दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन। ना ही सक्सिनिक एसिड होगा, ना ही मैलिक एसिड होगा। इट शुड बी 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसे हम बोलते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट।
ओके, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपके सामने एक C3 साइकिल का लाइक ओवरऑल इमेज रखा है, जिसमें कि 3 फॉस्फोग्लिसरेट आपको बता रखा है दिस इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ कैल्विन साइकिल एंड दैट इज व्हाट मेंशन इन द डी ऑप्शन इटसेल्फ, राइट। मैंने जब CSIR का आपका एग्जाम आने वाला था तब मैंने C3 साइकिल के बारे में एक छोटा सा वीडियो अपलोड किया था, वहां पे भी मैंने ये चीज मेंशन की थी आपको कि हाँ 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो होता है वो सबसे पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है इन केस ऑफ अ कैल्विन साइकिल, जिसे हम C3 साइकिल कहते हैं। सो दैट इज वाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम बॉटनी, बट हाँ आपको जैसे कि पता है जब आप बॉटनी का सिलेबस देखोगे वहां पे थोड़ा बहुत जो है इकोलॉजी का भी पोर्शन मिक्स है, तो ये क्वेश्चन जो है वो इकोलॉजी पोर्शन से ही पूछा गया है, बट वो इकोलॉजी पोर्शन बॉटनी में इंक्लूडेड था। क्वेश्चन क्या है, among the following which best describe an organism that live at the expense of other organisms, harmful but usually not killing। तो ये क्वेश्चन जो है ऑब्वियसली आपका एक जो इंट्रैक्शन होता है, इकोलॉजिकल इंट्रैक्शन जो होता है ऑर्गेनिज्म का, उसके बारे में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि किसी और ऑर्गेनिज्म कि लाइक यू नो उसकी एग्जिस्टेंस के बेसिस पे वो डिपेंड रहता है, उसको हार्म भी करता है, अपने होस्ट को हार्म भी करता है, लेकिन वो उसे किल नहीं करता है, नॉट किलिंग। ओके, देयर विल बी नो किलिंग इन दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप। तो आपको ऐसा इंट्रैक्शन बताना है, ऐसा रिलेशनशिप वाला है, लाइक आप कह सकते हो कि ऐसे पोर्शंस बताने हैं जो कि जहाँ पे कोई किलिंग ना होता, हार्मफुल ऑब्वियसली हो रहा है, हार्म वहां पे हो रहा है, लेकिन किलिंग का कोई भी वहां पे एविडेंस नहीं होगा। पहला अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ लिखा है प्रीडेटर। प्रीडेटर और प्रे का जो रिलेशनशिप होता है उसमें प्रे की ऑब्वियसली डेथ होती है, तो प्रीडेटर जिस ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है उसको वो किल कर देता है, सो दिस कुडंट बी द करेक्ट आंसर। सेकेंड इज द सिम्बायोटिक रिलेशन। सिम्बायोटिक रिलेशन में इनफैक्ट दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं विथ अ म्यूचुअल बेनिफिट, लेकिन दोनों में से किसी को भी किल करने का काम नहीं होता है, दोनों के दोनों जो है बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, हार्मफुल वाला रिलेशनशिप तो होता ही नहीं है सिम्बायोटिक, और वहां पे म्यूचुअल बेनिफिट होते हैं विदाउट एनी किलिंग एविडेंसेस, तो ये भी गलत हो गया। प्रे की बात करें तो ऑब्वियसली प्रे जो है प्रेडेटर पे डिपेंडेंट वे में कभी नहीं रहता, इनफैक्ट प्रे जो है बिना प्रेडेटर के रह सकते हैं, तो प्रे का समहाउ अकेले प्रे का अगर हम नाम बोले तो यहाँ पे किसी भी एंगल से ये फिट नहीं आता है, क्योंकि प्रे जो है बिना प्रेडेटर के रह सकता है, लेकिन प्रेडेटर को प्रे की जरूरत है, तो प्रेडेटर का भी ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है, प्रे का भी ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। नेक्स्ट इज द पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइट्स इसी चीजों के लिए फेमस होते हैं कि उनको एक लिविंग होस्ट चाहिए जिसको वो धीरे धीरे हार्म पहुंचाएंगे, लेकिन उसको किल नहीं करेंगे, क्योंकि पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरों पे डिपेंड होके अपना जो सर्वाइवेबिलिटी होता है उसे वो वैलिडेशन देते हैं, तो पैरासाइट अगर अपने होस्ट को मार देगा तो ऑब्वियसली फिर वो सरवाइव कहाँ करेगा, सो दैट इज वाई पैरासाइट अपने बेनिफिट के लिए अपने होस्ट को हार्म तो करते हैं लेकिन उनको किल नहीं करते हैं, क्योंकि उनका होस्ट ही क्या है, उनका होस्ट ही उनका सर्वाइवल पॉइंट है। सो देयर इज अ लाइक प्रेजेंस ऑफ harmful action but there is a absence of killing effect, so there is a no killing, right, no killing, so that is why answer should be that is D। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा पैरासाइट, ठीक है। तो ये हो गए कुछ क्वेश्चंस जो कि हमने डिस्कस किए फ्रॉम बॉटनी सेक्शन, और ये सारे के सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स क्वेश्चन थे, ओके। लाइक नेक्स्ट पार्ट में मैं कुछ और क्वेश्चंस के बारे में डील करूंगी, आई मीन जैसे कि मैंने बताया मैं सारा ही क्वेश्चन ओवरऑल डिस्कस करने वाली हूँ, तो नेक्स्ट पार्ट में मैं और क्वेश्चंस के बारे में डील करूंगी और देखेंगे कि उसका एक प्रोबेबल आंसर क्या निकल सकता है विद द एक्यूरेट आंसर की, ओके।